नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन डॉक्टर दानिश प्रोग्राम जवाब चाहिए के साथ हाजिर है। नाज़रीन कराची पूरे मुल्क का मुआशी हब है और डेफिनेटली कराची की तबाही पूरे मुल्क की तबाही है। और इसलिए आपने देखा कि जब सिंध हुकूमत जो है उसने सारे इख्तियारात मेयर के लेने के बाद, सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट के बाद जब वो सारे इख्तियारात उन्होंने ले लिए तो अब मेयर के पास तो इख्तियारात है ही नहीं, ना इंतज़ामी है ना मुआशी है, तो कराची तबाह हो रहा है। तो जब कराची तबाह होगा, जो 300 अरब रुपए सिंध को देता है, यानी 95% उसको, वफाक को 65 देता है और मुल्क चलता ही कराची से। लेकिन जब कराची की तबाही होने लगेगी तो यकीनन वफाक अपना रोल अदा करेगा। जैसे रेंजर्स के सिलसिले में जब यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हुआ और सिंध कंट्रोल नहीं कर सका तो रेंजर्स आए और आपने देखा रेंजर्स ने काम किया और कराची अमन व अमान के लिहाज से बेहतरीन हो गया। 149 आर्टिकल 4 जो फ़रोग नसीम ने कहा था वो कोई कराची को अलग करने के लिए कहा नहीं था, इमरजेंसी के लिए नहीं कहा था या कराची को आज़ाद कराने के लिए नहीं कहा था। वो एक प्रोविज़न मौजूद है आइन का आर्टिकल 149(4) कि अगर कराची को लोकल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट नहीं चला पा रही है और वो तबाही की तरफ जा रहा है तो फिर 1973 के कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली ने उस वक्त ये पॉइंट दिया था जो 18वीं तरमीम में भी नहीं निकाला गया था कि जनाब कराची को फिर फेडरल अपने लेवल पर उस प्रोविज़न के तहत जो उसको इख्तियारात है वो इस्तेमाल करेगी। अरे भाई, वो एक आइन के आर्टिकल का निफाज है जो पाकिस्तान का आइन है और आप सब और हम सब उसके पाबंद हैं, उस आइन के एक एक लफ्ज़ के, कि वो जो लिखा है उसको पाबंद है। अब आइए, डॉक्टर अशफाक ने जो कराची के बारे में एक बड़ा नाम है, माहिर मशियात है, क्या कहते हैं कराची के बारे में, उसके बाद मैं अपने गेस्ट से आपका तारुफ कराता हूँ। कराची को तबाह किया जा रहा है सर, वो कराची जो मैंने कहा कि फेडरल को 65 और प्रोविंशियल को ये देता है, तो क्या ये कोई साजिश है सर? आपका बहुत एक सवाल बहुत ही जबरदस्त है और मेरे ख्याल में आज पहली मरतबा किसी चैनल पे किसी एंकर पर्सन ने ये सवाल उठाया है कराची के हवाले से, इस एंगल से। वरना सारे लोग जो हैं ज्यादातर कचड़े की बातें कर रहे होते थे कि वहां पर तबाही है, बर्बाद। देखें, इतना बड़ा शहर, एक मिनी पाकिस्तान है कराची। मुल्क के हर इलाके के लोग वहाँ आबाद हैं। एक वाइब्रेंट शहर है, 20 मिलियन से भी ज्यादा कहते हैं कि लोग उसकी आबादी है और वो पाकिस्तान का ग्रोथ सेंटर है। पाकिस्तान का रेवेन्यू, जैसे आपने कहा कि 65% वो कराची से आ रहा है और ये पिछले 10 से 11 सालों में इसकी बहुत ज्यादा तबाही हो रही है। ये कंटिन्यूएशन है पिछले 10 से 11 सालों में। तो आप अगर देखें कि कोई शख्स, एक सेंसिबल आदमी कभी ये सोच नहीं सकता है कि कराची का ये हशर होगा। एक वहाँ हुकूमत मौजूद है और उसके बावजूद ये हशर हो रहा है वहाँ पर। तो क्या हो रहा है? वो पाकिस्तान के ग्रोथ सेंटर को चोक किया जा रहा है। जहाँ से जब ग्रोथ इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो हो जाएगी, यहाँ से रेवेन्यू जो अभी आप कह रहे हैं 60-65% मिल रहा है, ये भी नहीं मिलेंगे। तो नहीं मिलेंगे तो फिर क्या होगा? तो रिसोर्सेज पाकिस्तान में कम होंगे, हमारी डिपेंडेंस जो है वो बोरोइंग के तरफ ज्यादा बढ़ेगी, हम ज्यादा कर्ज लेंगे और मकरूज होते चले जाएंगे। आपने सवाल बहुत अच्छे रेज किया। इसके जवाब सिर्फ ये है कि मैं हुकूमत वक्त और उन तमाम जो वो लोग हैं जिन्हें इस मुल्क से हमदर्दी है, मोहब्बत है, और वो चाहते हैं कि अरबाब इख्तियार जो चाहते हैं कि मुल्क में तरक्की हो और मुल्क आगे बढ़े, तो खुदा के वास्ते कराची की तरफ तवज्जो दें। कराची डूब रहा है। लेट मी रिपीट, कराची डूब रहा है। उसको वो डूबेगा, मुल्क डूबेगा। ये सोच ले, कराची डूबा, पाकिस्तान डूबेगा, क्योंकि पाकिस्तान पे थे कर्जों के बोझ और उसके अंबार लगते जाएंगे। जब वहां से आपको रिसोर्स कराची से नहीं मिलेगा, आपने बोरो करना है, नोट छापना है, वो कौमें आगे नहीं बढ़ती है। तारुफ करा दूं, मेरे साथ हैं जमील यूसुफ साहब, साबिक सरपरस्त CPLC, बहुत अहम नाम है, बिजनेस के हवाले से एक बड़ा नाम है। तो मुफ्ती नईम साहब जामिया बेनोरिया आलमिया के मुफ्ती हैं, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं मोहसिन हसन खान साहब, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, साबिक कोच, साबिक चीफ सेलेक्टर, साबिक चेयरमैन क्रिकेट कमेटी, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। मैं डॉक्टर अशफाक साहब का जो कराची के ऊपर स्टेटमेंट था सर, उन्होंने दिया है कि कराची डूब रहा है और माशी तौर पर कराची को तबाह किया जा रहा है। जमील यूसुफ साहब, आपकी तरफ आता हूँ, क्या कहेंगे सर इस कराची के ऊपर आप? नहीं, कराची पर कुछ बचता ही नहीं डॉक्टर साहब कुछ कहने के लिए। जिस तरह से हालात हैं, मुझे समझ नहीं आता कि कराची की गवर्नेंस तो हर वक्त एक रोलर कोस्टर की तरह रही है। चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे वो सिविक एमिनिटीज़ की हो या फैसिलिटीज़ की हो। अब
हालांकि कितने बदकिस्मती की बात है, कराची में इतनी फिलैंथ्रॉफी है, इतनी नेकी है कि दुनिया में आई थिंक ये 3rd या 4th है लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन। अगर ये फिलैंथ्रॉफी नहीं होती, लाइक इंडस हॉस्पिटल नहीं होता, SIUT नहीं होती है, LRBT नहीं होते, TCF के स्कूल्स नहीं होते, तो आप आंख बंद करके इमेजिन करें तो आपको खौफ आ जाएगा कि ये तो पब्लिक का सपोर्ट से चल रहा है सारा। खाना ब्रिजेस के नीचे लोगों को मिल जाता है 3 टाइम का खाना, तो वो बाहर निकल नहीं पा रहे अपने फ्रस्ट्रेशंस के लिए। अगर ये चीज़ आप बंद कर दें थोड़े दिन के लिए, फिर आप देखिए कि कराची का हाल क्या होता है। लोग तो सड़क पर आ जाएंगे, बिकॉज उनके पर तो आप देखिए ना क्या दे रहे हैं आप गार्बेज नहीं उठा रहे, सीवरेज नहीं क्लीन कर रहे हैं, उनको आप बीमारी का तोहफा दे रहे हैं, डेंगू दे रहे हैं। कौन किसको अफेक्ट हो रहा है ये सब? कराची सिर्फ साउथ डिस्ट्रिक्ट नहीं है। कराची अगर आप देखना चाहते हैं तो आप जाइए, न्यू कराची जाइए, नॉर्थ नाज़िमाबाद जाइए, औरंगी टाउन जाइए। अब तो इतनी दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है डॉक्टर साहब, आप भादराबाद चले जाएं। जी जी। तो आपको सड़क ऐसे लगेंगे कि अभी सही मानों में जो लैंड क्रूज़र ख़रीदा है ना लोगों ने, अब सही मानों में कराची में यूज़ हो रहा है। एक तरह का सफारी है। कराची एक अर्बन सिटी था, 70, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, ये तो उन्होंने एक बात की, टैक्स की, मैंने आपको फिलैंथ्रॉफी बताई। तो ये तो इतना खूबसूरत शहर होना चाहिए था और इतना इसमें इन्वेस्ट करना था कि ये दुनिया में एक नमूना बनता कि दोनों तरफ से पार्टिसिपेशन, गवर्नेंस की और ये। हम ये सोच ही नहीं रहे कि हम कर क्या रहे हैं। कचरा उठाना तो बेसिक चीज़ है एक सिविल सोसाइटी का, आपने उसको भी तबाह कर दिया। आप कहते हैं, और भैंस चले जा रही है फेडरल गवर्नमेंट के, लोकल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। किसी को मतलब ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई रूल ऑफ लॉ ही नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है कि ये काम किसका है। रोज टीवी खोलो तो बहस कर रहे हैं, टाइमिंग्स दे रहे हैं 3 हफ्ता 4 हफ्ता। मुझे समझ नहीं आता, कोई और अगर रूल ऑफ लॉ के गवर्नमेंट होती तो जो भी रिस्पॉन्सिबल होता उनको तो जेल में होना चाहिए। यस सर। इसमें क्या एक्सक्यूज है? सिंगापुर पूरा उसकी बिजली चल रही है उसके वेस्ट से। ये सब वेस्ट। आप बताइए कि एक पूरा सिंगापुर का कचरा जलाने से आपका पूरा चल रहा है। मैं आपको एक और मज़ेदार बात बताऊंगा, लोग हम भूल जाते हैं। जो हमारी भैंस कॉलोनी है ये वो, ठीक है ना, उसका जो काउ डंग है पूरा, ओके, उसकी पूरी स्टडी की थी कराची इलेक्ट्रिक में, और 35 किलोवाट बिजली प्रोड्यूस होनी थी सिर्फ वो वेस्ट डंग से। पूरा कॉन्ट्रैक्ट साइन होने जा रहा था, उसके भी इतना हाई अमाउंट ऑफ पैसा मांगा कि वो भी रह गया। तो सर जिम्मेदारी किसको देंगे? देखिए ना, अब लोकल गवर्नमेंट, सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के तहत तो सारे इख्तियारात सूबे ने नाजिम से पूरा फाइनेंशियल कंट्रोल, सारा कंट्रोल चला गया। सारा आप देख लीजिए, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी चली गई, आपकी LDA चली गई, MDA चली गई, वेस्ट मैनेजमेंट चली गई, सब चला गया। जैसे ये मेयर खत्म हुआ तो 4 साल तक तो आपकी लोकल गवर्नमेंट थी नहीं ना, इट वाज टोटली प्रोविंशियल गवर्नमेंट के कंट्रोल में। उस वक्त से डिके शुरू हुआ। मुफ्ती साहब आपकी तरफ आता हूँ। कराची में कोई इस वक्त बड़ा फौदान नज़र आ रहा है। एक तरफ तो एक साजिश नज़र आ रही है, कोई गवर्नमेंट काम करने को तैयार नहीं है, किसी के पास इख्तियार नहीं है, किसी ने इख्तियार छीन लिया है, लीडरशिप भी हमें कोई नज़र नहीं आ रही है जो कराची के मसाइल को हल कर सके। क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं कराची में पैदा हुआ हूँ और सारी ज़िंदगी कराची में गुजारी है। मौजूदा हालात कराची में मुख्तलिफ़ अदवार आए, मुख्तलिफ़ तरीक़े से तनज़्ज़ुल आया, लेकिन इतना तनज़्ज़ुल कभी नहीं देखा कि जो आज नज़र आ रहा है। कराची का हाल ये है कि मैं साइड एरिया में होता हूँ जहाँ हज़ारों की तादाद में फैक्ट्रियाँ हैं और उनके रोडों का ये हाल है, कचरे का ये हाल है कि आदमी चल नहीं सकता। अब आप बताइए कि फैक्ट्रियाँ जिन मालिकान ने करोड़ों अरबों रुपए रख कर
अपनी मालियात लगाकर फैक्ट्री लगाई है, वहाँ पर उनके ट्रक, उनका माल जा नहीं सकता, इतने रोड की हालत ख़राब है। इसी तरीके से ये कुरंगी का एरिया देख लें, सनती एरिया, उनका क्या हाल है। 3 दिन पहले मैं देख रहा था कि अखबार में आया था कि एक पूरा कपड़े से भरा हुआ लदा हुआ ट्रक जो है वो रोड के अंदर दब गया। तो इस वक्त मौजूदा जो सिंध की हुकूमत है पहले से ख़राब चली आ रही है। इस वक्त तो इन्होंने सारे इख्तियारात, मालियात अपने पास रख लिए। जो वज़ीर क़ानून ने बात कही है, विफाक जब तक दखल नहीं देगा ये मामला हल नहीं होगा। मैं एक मामूली सी मिसाल दूँ। एक शख्स है जो कराची का रहने वाला है, रिटायरमेंट के अंदर उसको 2 साल बाकी है, उसको उठाकर फेंक दिया। जो कराची के शहर में रहता है उठाकर मलीर के अंदर फेंक दिया। तो वो सिंध का वज़ीर था, तो मैंने बलोच उससे बात की कि भाई वो बेचारा शहर में रहता है, पीर कॉलोनी में, और आपने उसको वहाँ उठाकर बैठ दिया, आप उसको वहाँ कर दें। मैंने कहा मैंने बात कर ली, आप जाकर मिल लें। जब वो मिलने गया तो उसने कहा अगर आपको तबादला कराना है तो 2 लाख रुपए मुझे दे दो, मैं तबादला कर दूँगा। यानी अंदाज़ा करें कि रिश्वत लेने के लिए वज़ीर ख़ुद जो है वो बैठा हुआ है। पहले तो ये होता था कि रिश्वत किसी वास्ते से होती थी, और अब रिश्वत लेने के लिए वज़ीर ख़ुद बैठा हुआ है। मुराद अली शाह साहब वज़ीर आला हैं, हमारी भी कराची में एक हैसियत है, नाम है, काम है। मैंने तकरीबन 1000 फ़ोन किए किसी मसले के अंदर, लेकिन उन्होंने तौफीक ही नहीं कि वो टेलीफोन उठाएं या बात करें। ऐसा आदमी क्या मुल्क की हुक्मरानी करेगा। मैंने तो मुस्तफ़ा कमाल को देखा कि जब वो मेयर थे, रात के 2 बजे मेरे दोस्त की एक फैक्ट्री में आग लग गई, तो फ़ौरन खुद ब खुद आ गए उस फैक्ट्री के ऊपर, और पूरी रात खड़े रहे, दिन में खड़े रहे, जब तक आग नहीं बुझी। इसी तरह इशरतुल इबाद 14 साल गवर्नर रहे, बावजूद इसके कि उनके पास इख्तियारात नहीं थे, लेकिन उन्होंने कराची को और सिंध को ऐसे अंदाज में चलाया कि मैं तो कहता हूँ उस शख्स को लाया जाए जिसने सबसे ज़्यादा गवर्नरी की है और कराची का काम किया है, और उनमें तहम्मुल भी है, बुर्दबारी भी है, और हर मसलक को, हर सियासी जमात को लेकर चलने वाले आदमी है। अगर इन लोगों के हवाले कर दिया जैसे चल रहा है, तो मैं समझता हूँ कि फिर एक वक्त आएगा कि लोग वैसे भी यहाँ से भागना शुरू हो गए। एक वक्त था कि लोग लाहौर और पिंडी से कराची आया करते थे, और कराची के ताजिर जो हैं वो लाहौर जा रहे हैं कि हम लाहौर जाएंगे, वहाँ साफ़ सुथरा है। तो बुरा हाल हो चुका है, ठीक है, और दिन ब दिन बुरा हाल हो। मैं आगे आपसे बात करूंगा। मैं ज़रा सा आप कुछ कमेंट्स करने चाहते हैं, लेकिन पहले मैं ज़रा सा मोहसिन साहब का ले लेता हूँ पॉइंट ऑफ व्यू। मोहसिन साहब, आप भी कराची के बेटे हैं, और कराची में कराची का मतलब सिर्फ उर्दू स्पीकिंग नहीं है, कराची में हर ज़बान बोलने वाला है, और इसको हम मिनी पाकिस्तान कहते हैं। इसलिए यहाँ रहने वाले चाहे सिंधी हो, बलोची हो, पठान हो, उर्दू स्पीकिंग हो, मेमन हो, कच्ची हो, सराइकी हो, जो भी हैं वो पाकिस्तानी हैं। जी, आप भी कराची के बेटे हैं, सर क्या हो रहा है ये कराची के साथ? शुक्रिया डॉक्टर साहब। आपके जो 2 मौजूद मेहमानों ने जो बातें की हैं, ज़बरदस्त बातें की हैं, मतलब दिल की बातें की हैं। और आपने सही कहा, मैं कराची का बेटा हूँ, मैं पाकिस्तान का बेटा हूँ, और मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं कराची आइट हूँ, और एक फ़ख्र महसूस करता हूँ कि पाकिस्तानी हूँ। यहीं पैदा हुआ, यहीं पढ़ा लिखा, स्कूल कॉलेज बढ़ते बढ़ते, जब यकीन कीजिए मैं 17-18 साल की उम्र पे डॉक्टर दानिश हम पहुंच रहे थे, तो हम देख रहे थे एजुकेशन भी, खेल भी, सड़कें भी, कंस्ट्रक्शन भी, एक ऑर्डर नज़र आता था, डिसऑर्डर नज़र नहीं आता था। और हम सोचते थे कि अब अल्हम्दुलिल्लाह कराची पूरा पाकिस्तान, बल्कि और कराची जिस तेज़ी से ऊपर जाएगा, और जैसे हम सब कहते रहते हैं कि कराची इज़ द बिजनेस सेंटर ऑफ पाकिस्तान, द लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। पॉपुलेशन वाइज भी आप देख लें, तकरीबन 2.5 करोड़ की आबादी, तकरीबन कुछ थोड़ी ऊपर नीचे होगी, और दिन ब दिन फैलता जा रहा है। मैं ऑनेस्टली डॉक्टर दानिश, जब उस एरियाज़ की आप बात कर रहे थे, जब कंजस्टेड एरियाज़ में जाएं जहाँ 8-8, 10-10 गज के फासले पे 10-10, 20-20 फ्लैट्स की इमारतें खड़ी हैं, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस को तो चलिए मैं कहता हूँ कि चूल्हा भी आदमी चला लेगा अपने कोयलों पे चला के,
पानी और बिजली के बगैर, पानी के बगैर कौन ज़िंदा रह सकता है? पहली मंजिल पे, पहली ग्राउंड फ्लोर पे पानी नहीं है तो दूसरी, तीसरी और 8वीं मंजिल पे पानी कैसे जाएगा? बहुत से लोग तो मैं आपको यकीन कीजिए, जो मुझे पता चला है, जो न्यूज़ में नहीं आया, सफोकेशन से मर गए। बिकॉज सफोकेशन इतनी थी कि घर बना दिए विदाउट एनी प्लानिंग। तो कराची को मैंने देखा कि बजाय, और नो डाउट ये होता है कि मैं जैसे बात कर रहा हूँ आज से 30 साल पहले की, इतनी आबादी नहीं थी, इतना वो नहीं था, लेकिन मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक बच्चा है 4 साल का, वो 5 का होता है, 8 का होता है, 10 का होता है, 20 का होता है, बड़ा होता जाता है। उसकी एज के हिसाब से उसकी चीज़ें चेंज होती जाती हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जाती हैं। उसके माँ बाप उसकी एक जगह वो 4 नंबर का जूता पहनता है, फिर वो 8 नंबर का जूता पहनता है। एक बेड से बेड बड़ा होता जाता है, बेड बड़ा कमरा होता मिल जाता है, कपड़े बड़े होते जाते हैं। लेकिन यहाँ कराची के साथ तो, कराची के साथ क्या हुआ कि वो जगह वही रही, उसी में सब कुछ करने के बाद। और मुझे बहुत तकलीफ़ के साथ मैं ये बात कहूँगा, और मैं इस बात को डंके की चोट पे कहूँगा, इसलिए कि मैं दर्द रखता हूँ अपने कराची शहर के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए। यकीन कीजिए मुझे दुख होता है डॉक्टर दानिश कहते हुए कि करप्शन ने पाकिस्तान को और कराची को इतना बर्बाद किया है कि लोग, ऐसा अगर पैसा का रेल पेल चल रहा होता ना, तो आप देख लेते कि इतनी प्रॉब्लम खड़ी नहीं होती कि इतना खरबों का आया, क्या कहते हैं, आपके पास से आपको मिला पैसा, उसमें आपने खरबों में से कुछ करोड़ खर्च कर दिया और अपने पास चले गए। अब जो रुकावट आई है ना, जिसकी वजह से टेंशन, टेलीविज़न स्क्रीन पे मैं देखता हूँ, मैं गुस्सा नहीं आ रहा होता है, दुख हो रहा होता है कि लोकल गवर्नमेंट का आदमी लड़ रहा है प्रोविंशियल्स के आदमी से, वफाक वाला लड़ रहा है उसके आदमी से, और मैं कहता हूँ फिर बाद में ये कहते हैं कि फ़ौज आ गई। और भाई जब वो देखते हैं कि आपके हाथ में कुछ चलाने के काबिल नहीं है, मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बड़े जीनियस लोग हैं, सारा कुछ ले गए हैं। लेकिन डॉक्टर दानिश, मैं आपसे यहाँ उस अल्लाह पाक की कसम खा के कह रहा हूँ कि मुझे यहाँ नेशनलिज्म नज़र नहीं आ रहा। कि लोग कहते हैं कि अगर ये भी होता है कि मैं आज अपना एक गरीब आदमी फुटपाथ पे है, मैं अपना कोट उतार के उसको पहना देता हूँ, मैं घर जाके मेरे पास बहुत कुछ है, वो फीलिंग्स ख़त्म हो गई हैं। अपने शहर को बनाना, जिम्मेदारी किसके ऊपर देंगे सर? आप देखें ना, जिम्मेदार कौन है इस शहर की तबाही का? इस शहर की इसे यतीम बना दिया गया है, कौन जिम्मेदार है सर? इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार देखिए, सबसे पहले तो होती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक है जी, लोकल गवर्नमेंट है साथ में, लेकिन उसके पास इतनी, आप पावर्स छीन लेते हैं, पावर्स आप उससे छीन लेते हैं, लेकिन बाद में इवेंचुअली मैं इमरान खान से यहाँ कहूँगा कैमरे में देखते हुए, यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वी आर प्राउड ऑफ यू। वफाक को चाहिए कि पूरा ऐसा इतना स्ट्रॉन्ग स्टेप ले, बिकॉज कराची, हर शहर पाकिस्तान का, हर गांव इम्पॉर्टेंट है, बट कराची कितने लिहाज से इम्पॉर्टेंट है, इकोनॉमी के हिसाब से कितना बड़ा इम्पोर्टेंट है? क्या 65-70% 65% देता है, 95% तो उसको देता है, सिंध को देता है। अच्छा चलिए, इसके अलावा और मिलता 6% भी नहीं है सर। 6% मिलता है। हमारा हार्बर है यहाँ पे, सी पोर्ट है हमारा, जो कि वाहिद इस वक्त पाकिस्तान में है, जितने इतनी चीज़ें हैं। अभी क्यों तबाह क्यों किया जा रहा है सर? ये मैं आगे चल के आपसे ये सवाल जरूर करूंगा। मैं जरा जमील यूसुफ साहब की तरफ आ जाता हूँ। उसकी एक लाइन में जवाब बोला कि फिर जमील यूसुफ साहब तो खैर बहुत ही इंटेलेक्चुअल हैं, वो माशाल्लाह उसको डिटेल में कहेंगे। तबाह और तबाह सिर्फ इस वजह से किया जा रहा है, जो मैंने पहले अल्फाज इस्तेमाल किया, नेशनलिज्म ख़त्म होता जा रहा है। इतना पैसा अर्न करता है ये शहर कराची, उसको मिलता कुछ नहीं है। लीडरशिप भी कुछ नज़र नहीं आ रही है सर। वो MQM जो है उनके वो लोग कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी तो खैर कराची को छोड़िए पूरा सिंध तबाह कर दिया है। फेडरल गवर्नमेंट के जो लोग यहाँ PTI के लोग आए हैं 14, वो भी कुछ नहीं है। तो आप समझते हैं एक फौकदान भी हो गया ऐसे लीडरशिप का, जो पहले थे काम करते थे, जैसे इन्होंने नाम दिया डॉक्टर इशरत लिबास साहब का। बिकॉज इसी ऑपोजिशन बहुत छोटी है, यहाँ सारे सीट्स हैं नहीं, टर्न अराउंड नहीं कर सकते आप, गवर्नमेंट को टॉपल नहीं कर सकते। जो गवर्नमेंट में बैठे हैं वो उनको कुछ करना ही नहीं है।
आप देखें उनके पास कितनी सारी मिनिस्ट्रीज हैं। आप लोकल गवर्नमेंट, पूरी दुनिया में लोकल गवर्नमेंट चलाती हैं। उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो आप कहते हैं DMCs ये हैं, वो सब काउंसलर सब अप्रोचेबल हैं। काउंसलर मेरे मोहल्ले में रहता है, वो नहीं करेगा, रोड बनाएगा नहीं, ये नहीं करेगा, मैं उसको पकड़ूंगा। उसको वहाँ जीना है, उसकी फैमिली वहाँ है, वो अकाउंटेबल है सोसाइटी का। आपने तो सारे पावर्स ही ख़त्म कर दिए। देखिए ना, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बेतहाशा किया, नेमतुल्लाह साहब ने किया। Yes. मुस्तफ़ा स्टार्टेड नेमतुल्लाह साहब से स्टार्ट हुआ। या एंड देन मुस्तफ़ा कमाल टुक इट टू द पीक। Yes. क्यों? बिकॉज लोकल गवर्नमेंट एम्पावरमेंट। एक चीज़ जो मुशर्रफ ने अच्छा किया था, मुशर्रफ साहब ने, वो ये कि लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर किया था। इट स्टार्टेड विद डिसेंट्रलाइजेशन थी। एंड स्टार्टेड विद नेमतुल्लाह Yes, साहब। नेमतुल्लाह साहब से। उस वक्त MKM नहीं थी पावर, तो इलेक्शन भी नहीं लड़ रहे थे वो लोग। तो इट वाज नेमतुल्लाह साहब हु वाज देयर विद ऑल ऑड्स। एंड माशाल्लाह नेमतुल्लाह साहब वाज अबाउट 70 इयर्स ओल्ड। क्या एनर्जी थी उनके अंदर कि दिन रात 12 बजे तक बैठ के काम करते थे। ओके, ब्रिजेस बनाया उन्होंने, एक करप्शन चार्ज नहीं लगा। सर उनमें मोहब्बत थी कराची के और पाकिस्तान के लिए। आप लोकल गवर्नमेंट के सारे पावर्स ले लिए। अरे बाबा, आपके पास हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, आप चलाओ ना, गुड गवर्नेंस करके दिखाओ तो सही। लोकल गवर्नमेंट्स आपके हर शहर में होंगे ना, हैदराबाद में होंगे, सक्कर में होंगे, लाड़काना में होंगे। यस, सिर्फ ये कराची के लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर की नहीं है, नहीं है। पूरे सिंध के लिए। all of that. लेकिन नहीं दे रहे। लेट देम डू इट, लेट द पीपल पार्टिसिपेट। आप खुद सोचो, अगर लोकल गवर्नमेंट को एम्पावरमेंट हो जाए और ऐसे अच्छे लोग हों जो इतनी चैरिटी कर रहे हैं, इतनी फिलैंथ्रॉफी कर रहे हैं, तो डॉक्टर साहब कैसा शहर बन जाएगा ये। सर लीडरशिप पे मैं ज़रा सा बात करूंगा, जो इन्होंने अभी बात की, जो पुराने लीडरशिप थे, जैसे इशरतुल इबाद साहब हैं, जिन्होंने बड़ा यहाँ काम किया। और हम देखते थे सर कि लोग नाराज़ होकर उनके जाते थे, और फिर जब वहाँ से निकलते थे तो बड़े नॉर्मल होकर निकलते थे। काफ़ी अरसा उन्होंने चलाया। तो ऐसे लोगों की कमी नज़र आ रही है सर, ये आज के इसमें क्या कहेंगे? इसी वही है ना, पूरा आपका पूरा सिस्टम डिके हो गया, रूल ऑफ लॉ है ही नहीं, जिसकी जो मर्जी आ रहे हैं। तो बोल रहे हैं, तो मजाक हो रहा है ना, जब रोज़ TV पे आप देखते हैं कि सब लड़ रहे हैं, ये नहीं सोचते कि कितना फ्रस्ट्रेशन है। ये TV पूरी दुनिया देखती है। अब वो ज़माना ख़त्म हो गया। ये 2002-2005 नहीं है कि आपका TV स्टेशन सिर्फ कराची में देखा जा रहा है। बाहर के लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं कि किस तरह की गवर्नेंस है कि पूरा शहर तबाह हो रहा है, कचरा नहीं उठ रहा, सीवरेज की आपकी ओवरफ्लो हो रही है। आपके लिहाज से जिम्मेदार कौन है सर इसका? क्योंकि लोकल गवर्नमेंट पे तो ये जो 2013 का एक्ट है उसके बाद तो सर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट करती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट। सारा एम्पावरमेंट एक्ट्स उन्होंने बनाए हैं, हर चीज़ को उन्होंने चेंज किया है, लोकल गवर्नमेंट एक्ट उन्होंने चेंज किया है, फंडिंग्स उनके पास है। अरे रोड टैक्स में से ये कराची में कोई फंड्स की कोई कमी नहीं है, बट आप कुछ खर्चा नहीं करेंगे तो फिर वो तबाही पे ही जाएगा। आप ये इतना अभी तो आप देखें, अगर ये अनएम्प्लॉयमेंट और चलते रहा तो लॉ एंड ऑर्डर क्या होगा। आप देख लीजिए 2007 से लेकर 2012 तक लॉ एंड ऑर्डर का क्या हशर हुआ था कि नवाज शरीफ साहब आए तो उनको ऑपरेशन चालू करना पड़ा, तब जाके आपका लॉ एंड ऑर्डर सही हुआ, तब जाके आपका लियारी में क्लीन अप हुआ। तो लियारी के लोग अब देखे बड़े खुश हैं, अच्छी तरह रह रहे हैं। एंड पहले क्या था, किलिंग्स थी, 6-6 हज़ार लोग, 7-7 हज़ार लोग। तो ये अब तो ये तो फेडरल गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट हुई ना सर, रेंजर्स आई और उसने फिर काम किया। ये जब बात हुई ना 144 की, तो गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि ये सिंध में क्यों हो रही है। पहले भी आप देखें गवर्नर्स रूल लगाया था नवाज शरीफ साहब ने कराची में। जब हकीम सईद साहब का कत्ल हुआ, इमीडिएटली उन्हीं की गवर्नमेंट थी और गवर्नर्स रूल लाए। देखिए ना, उनको पता था कि ये मुश्किल हो रहा। मोइनुद्दीन हैदर साहब वाज द गवर्नर। बिगैर कैबिनेट के उस वक्त K3 का पानी का प्रोजेक्ट मोइनुद्दीन हैदर साहब ने रिकॉर्ड टाइम में लाके चालू किया, जिस पर आप अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं। रूल ऑफ लॉ था, ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल से चल रहा था और बेहतरीन गवर्नेंस हुई थी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो किसी ने तो उस वक्त नहीं शोर किया कि भाई आप अपनी गवर्नमेंट को ही चेंज करें, तो शोर करने का क्या है। तो ये एक भले आप ना करें, मगर इनको फूड फॉर थॉट तो होना चाहिए ना कि ये 149 आज बात क्यों हो रही है। बिकॉज सारा चीज़ डिके हो गया, तबाही हो गई, इसको टर्न अराउंड कैसे करेंगे, एक्सेप्टेंस ही नहीं हो रहा। आप कचरा के लिए तो लोग यहाँ सर कचरा अब तो अब मसला नहीं है, अब तो एक लग रहा है मुफ्ती नईम साहब, मैंने देखा अभी ये इजराइल के अखबार में कराची की तबाही का जिक्र है और ये इम्प्रेशन ये दिया जा रहा है कि कराची तबाह हो रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स है, उसकी मेन पेज पे ये खबर है कि कराची तबाह हो रहा है।
तो एक बैनुल-अक़वामी साजिश, क्योंकि पाकिस्तान की मुआशी हालत को तबाह करने में तो मुल्क चाहते हैं जो बैनुल-अक़वामी साजिशें हैं, और उनको ये पता है कि पाकिस्तान की मुआशी हालत उस वक्त तबाह होगी जब कराची तबाह होगा। तो सर कौन रिस्पॉन्सिबल है? उनकी 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 जो साजिश है उसको यहाँ पे कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है? देखिए, ये कहना कि बैनुल अक़वामी साजिश है, ये बड़ा आसान सा लफ्ज़ है, इससे जान छुड़ाना बड़ा आसान। यहाँ पर कोई बैनुल अक़वामी साजिश नहीं है। यहाँ की जो मौजूदा हुकूमत है वो साजिश कर रही है। वो साजिश कर रही है, मौजूदा वज़रा साजिश कर रहे हैं। उनको देखिए कि अब यहाँ पर क्यों सर, खैरपुर से आता है, हाँ। और आकर यहाँ थाने का SHO पर जब बन जाता है, उसको ये नहीं पता कि अब पिछली गली में क्या हो रहा है, और मकामी लोग हैं उनको उठाकर जो है दूसरी जगह फेंका जा रहा है। जिस इलाके में जहाँ के लोग हैं, अगर उनको मकामी लोगों को आगे नहीं लाया जाएगा तो ये मामला हल होंगे। अब आप देखिए कि जितने थाने हैं बाकायदा बिक रहे हैं, और बाकायदा उसका अब पहले तो ये था कि तरीके से बिकते थे, अब तो बाकायदा बिलावल हाउस के अंदर लोग बैठे हुए हैं, इतने पैसे दो तो आपको SHO लगा देंगे, आपको DSP लगा देंगे, आपको SP लगा देंगे। जब वो पैसे देकर लगेगा तो पहले वो अपने जो है वो वसूल करेगा और उससे 10 गुना ज़्यादा कमाएगा, तो फिर कराची के हालात कैसे सही होंगे? अब आप देख लें 99% SHO जो हैं वो बुनियाद काबिलियत पर नहीं लगे हुए हैं। वो उनको एक तहरीर अगर FIR की दी जाए कि बना दो, वो बनाने को भी तैयार नहीं है, लेकिन वो आते खाली हैं और जब जाते हैं 6 महीने बाद। सर ये पैसा कहाँ लग रहा है? जो बट इस बार हम खुशकिस्मत हैं कि कलीम इमाम साहब IG हैं, एंड वो काफ़ी सारा रेजिस्टेंस। नबी मेमन साहब भी आए हैं, वो भी काफ़ी उनके हाथ में कुछ नहीं, वो अलाउ नहीं। पुलिस एक्ट, वो पुलिस एक्ट बनाया है। अभी उन्होंने एक इंटरव्यू किया, इंटरव्यू की बुनियाद पर SHOs की जो है नॉमिनेशन की है। लेकिन सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये पैसा कहाँ जाता है जो कराची से 95% सिंध को 65% फेडरल को दिया जाता है? ये कहाँ जाता है पैसा से? ये वही जाता है कि जो उनके पेट हैं उनके अपने उनके खर्च हो रहा है अपने मालियात में। और आप देख लें शर्जील मेमन के यहाँ से कितना पैसा निकला, फलां कैसे निकला, और अभी हिम्मत है कि आकर जो है वो असम्बली में बैठ रहे हैं और उनके बारे में कहा जा रहा है कि सियासी इंतकाम है। अरे ये तो मुजरिम हैं, सियासी इंतकाम कहाँ से आ गया? ये चोर हैं, इन्होंने करोड़ों अरबों रुपए खाया है, तो लिहाजा उसको सियासी इंतकाम कहकर जान छुड़ाना बिल्कुल गलत है। मैं सर आपके पास जरा सा फायदा, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए एक क्रिकेट का सवाल करूंगा, लेकिन एक जुमला मैं पूछ लूं सर, जिसके ऊपर करप्शन का इल्जाम है उसको एक अहम ओहदा दे दिया गया जनाब हमारे क्या नाम है उनका, शर्जील मेमन साहब। हाँ, वो पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी में जो बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसने पूरा कंट्रोल करना है पुलिसिंग को। खैर ये 2002 ऑर्डर में पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी पब्लिक सेफ्टी कमीशन एक साथ नहीं थी, इन्होंने एक साथ बनाया। ये तो खैर चैलेंज हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, बट उसमें ही नॉमिनीज़ आप देख लें तो आपको समझ आ जाएगा कि पुलिस को किस डायरेक्शन में ले। सर एक बड़ा अफसोस की बात है, मैं यहाँ कहना चाहूँगा, और वो ये कहना चाहूँगा कि सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 जो 4 साल पहले अदालत में चैलेंज हुआ, 140A आइन का आर्टिकल 140A बल्दियाती निज़ाम को मजबूत करने और उसका मुआशी और इंतज़ामी इख्तियार उनके नुमाइंदों को देने के लिए कहा गया है, लेकिन इन्होंने सब गस्ब कर लिया है और वो केस सुप्रीम कोर्ट में है, और सुप्रीम कोर्ट 4 साल से, यानी अदालत के पास है, 4 साल से ये केस अभी तक पेंडिंग है, इसका फैसला नहीं हुआ है। अगर अदालत इसका फैसला कर दे तो ये सिर्फ कराची नहीं बल्कि सिंध के जो लोकल गवर्नमेंट के ज़रिए आम आदमी तक इंतज़ामी और मुआशी हालात जाते हैं उन सब का फ़ायदा होगा, सिर्फ कराची का नहीं। आपका प्रीवियस रिकॉर्ड है माशाल्लाह, आपने हेड कोच के हैसियत से भी काम किया, सेलेक्टर, खिलाड़ी, सब कुछ आपने किया और आपका प्रीवियस रिकॉर्ड एक्सीलेंट है। इस दफ़ा पूरी पाकिस्तान के लोग जो क्रिकेट को समझते थे
वो ये ख्याल किए हुए बैठे हुए थे कि जनाब इस दफ़ा भी मोहसिन हसन खान आएंगे, क्योंकि इमरान खान साहब इस दफ़ा वज़ीर आज़म हैं तो मेरिट को वो चुनेंगे। लेकिन सर ये मिसबाउल हक जो हैं वो हेड कोच भी बन गए, चीफ सेलेक्टर भी बन गए, तो इसका ज़रा बताइएगा। और एक सवाल और भी है इसके साथ कि वो आदमी जो 2 दफ़ा सैक हुआ अपनी ख़राब परफॉर्मेंस के ऊपर, और उसका नाम भी जस्टिस क़य्यूम के उस इंक्वायरी में मौजूद है, वक़ार यूनुस साहब, उनको बॉलिंग कोच बना दिया गया। हाँ, इससे पहले एक लाइन सिर्फ कह दूँ, जो हमारे दोनों ऑनरेबल गेस्ट ने यहाँ बात बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने, और जड़ उसकी क्या निकली, करप्शन। करप्शन की वजह से जो बर्बादी हो रही है, चाहे वो कराची हो, चाहे वो कोई और शहर हो या पाकिस्तान हो, इंतहा यहाँ तक पहुँच गई। डॉक्टर दानिश, एजुकेशन, बिजली, पानी, गैस, हर तरह की प्रॉब्लम, बारिश हो गई तो सड़कें सैलाब बन गई। इंतहा की बात बता रहा हूँ कि कचरा तक उठाने में झगड़े हो रहे हैं शहर को साफ़ करने के लिए। ये बात मैं अपने शहर के लिए कहूँगा। दुख होता है देख के कि हम इस लेवल पे चले गए हैं कि हम दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको छोड़ के कचरे के ऊपर हम एक उस चीज़ को। अच्छा, आप समझते हैं, एक जुमला इसमें ऐड कीजिए, जो इन्होंने कहा था कि जी लीडरशिप की कमी है, जो पुराने गवर्नर थे उस तरह के लोग जैसे डॉक्टर इशरत लिबाद, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए, डॉक्टर इशरत लिबाद वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग सारे, और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ और मैं ये फ़ख्र से बात कहता हूँ कि मैं अब बहुत फ़ख्र महसूस करता हूँ कि पाकिस्तान एक बड़ी टैलेंटेड कौम है। यकीन कीजिए यहाँ पे एक ऐसे जीनियस लोग बैठे हुए हैं, लेकिन जो ईमानदारी से काम करने की कोशिश करता है, डॉक्टर दानिश उसको खींच लिया जाता है कि ये ईमानदारी से काम कर रहा है, ये 10 लोगों को एक्सपोज कर देगा जो 10 लोग गलत काम कर रहे हैं। बात वही हो गई है। अभी मैं क्या कहते हैं, दूसरी मिसालें, एक डिपार्टमेंट में किसी अच्छे आदमी को अगर आप निकालते हैं करप्शन पे, एक आदमी तो करप्शन नहीं करता ना, उसके साथ तो पूरा गैंग होता है, वो गैंग में ही बैठा काम कर रहा है। आपने एक आदमी को निकाल दिया। तो मेन वजह अच्छे लोग हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह, और जिन लोगों ने सर अच्छा काम किया है, जैसे जमील साहब हैं, डॉक्टर इशरत लिबाद हैं, इन लोगों को दोबारा मौका मिलना चाहिए, सियासत में आना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? इसलिए कि एक आदमी ने प्रूव किया हुआ है। जैसे मिसाल, सॉरी मैं माफ़ी के साथ आपसे इजाज़त के साथ, कि आपने जो मेरा रिकॉर्ड बताया क्रिकेट का, मैंने खिदमत की, एज अ प्लेयर भी अल्लाह ताला ने इज्जत दी, मेरिट पे काम किया सर, मेरिट पे, और एज अ चीफ सेलेक्टर भी अल्लाह ने इज्जत दी, फिर हेड कोच, हिस्ट्री क्रिएट की, वो सब अल्लाह का करम हुआ। और इसलिए कि टीम गेम था, मिला के चला और एक बात पे चला। एक लड़के को डॉक्टर दानिश बता दिया था कि जिस लड़के ने अपने पाकिस्तान को 100% नहीं दिया उसको मैं टीम से ऐसे बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, अगर ये मेरा कसूर है तो मैं बार बार ये करूंगा, इसलिए कि मैं किसी को, जैसे मेरा एक स्लोगन है, डोंट प्ले विद पाकिस्तान, प्ले फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ मत खेलो, पाकिस्तान के लिए खेलो। लेकिन मैं कह रहा हूँ अच्छे लोग हैं उनको ज़रूर लेके आएँ, जो पुराने एक्सपीरियंस लोग हैं। अब आज क्रिकेट बोर्ड जो फैसला करता है, मेरे अपने हवाले से एक बात कह दूँ, मैं अपने लिए नहीं, मैं अपने, यकीन कीजिए डॉक्टर, क्या कैपेसिटी है सर इस मिसबाउल हक की, क्या कैपेसिटी? नहीं देखिए, एक तो क्या आपने 2 अहम ओहदा उसको दे दिया सर, खुदा के लिए। मैं खुद इस बात पे हैरान हूँ कि स्पेशली इमरान हमारा एक बड़ा टॉप का वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर रह चुका है, अब हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है। तो मैं ये कहूँगा कि जब ये आए, और फिर एहसान मानी जो कि अब चेयरमैन है, इज़ अ वेरी डिग्निफाइड पर्सन। तो मैंने सोचा था कि कोई मेरिट पे चीज़ें होंगी और कोई ऐसी चीज़ें नहीं होंगी जो आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब समझ में नहीं आएंगी। अब ये बात समझ में नहीं आती, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि एक ही आदमी हेड कोच हो और चीफ सेलेक्टर हो। न्यूजीलैंड ने एक दफ़ा, विटोरी उनका एक लेफ्ट आर्म स्पिनर वर्ल्ड क्लास होता था, उसको ट्राई आउट किया जब वो कैप्टन था, कि उसको सिलेक्शन कमेटी का मेंबर बनाया। मेंबर बनाने के कुछ ही अरसे के बाद उन्होंने हटा लिया। उन्होंने कहा नहीं, सिलेक्शन कमेटी एक अलग रास्ता है, कोच एक अलग रास्ता है, लेकिन ये दोनों मिलते किस तरह हैं, दोनों की आपस में माइंड मिलने के बाद। बट दिस इज़ अ डिफरेंट डिपार्टमेंट, दिस इज़ अ, अब उन्होंने बनाया है, क्रिकेट बोर्ड ने क्या सोच समझ के बनाया है, क्या सोच के बनाया होगा सर, मेरिट पे नहीं बनाया। इमरान खान साहब, आपसे लोगों को उम्मीद है कि आप मेरिट पे फैसला करेंगे, और क्रिकेट में तो मेरिट पे फैसला होना चाहिए, लेकिन ये फैसला पाकिस्तान में जो क्रिकेट को लव करते हैं उनके लिए बड़ी तकलीफ दे फैसला है कि इतना अच्छे एक्सपीरियंस, जिनका बेहतरीन परफॉर्मेंस है, उनको छोड़कर आपने एक आदमी को 2 पोस्ट दे दिया, और जो बज़ाहिर नाअहल तरीन लोग नजर आ रहे हैं। मैं बिल्कुल आखिरी सर टाइम है, तो मैं आपका कोई कमेंट्स लेना चाहता हूँ। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, हम बड़े बदकिस्मत हैं
आपने कस्टम हाउस और केपीडी बिल्डिंग देखी, यस उसके सामने जो रोड था सबसे गंदा रोड था कराची का, जहाँ डेड बॉडी शाम को मिलती थी। या हमने उस रोड को कन्वर्ट किया, Yes. एडलजी डिनशॉ रोड, आज सबसे खूबसूरत रोड बन गया वो। और लोग लियारी के सब जगह के गुजराती स्पीकिंग खालदर मिठादर के आके शाम में बैठते हैं उधर। इसकी प्रेजेंटेशन मैंने वॉशिंगटन में वर्ल्ड बैंक को दी। उसका नतीजा क्या हुआ, वर्ल्ड बैंक वाले यहाँ आए और गवर्नमेंट ऑफ सिंध को उन्होंने $100 मिलियन का लोन दिया कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए। आप बताइए, एक अच्छा डेवलपमेंट के लिए आपने वर्ल्ड बैंक को उम्मीद डाला कि ये सिटी को टर्न अराउंड कर सकते हैं और वो सपोर्ट करने को तैयार है। और दूसरी चीज़, जब मैं गवर्नमेंट में था एज ए केयर टेकर मिनिस्टर, आप तो अभी इसका घबरा रहे हैं। मुझे जो घबराहट है कि जो आपकी ब्यूरोक्रेसी जो हायर हुई है, वो जो फ्यूचर है उसको अल्लाह ही हाफिज़ है। अल्लाह ही हाफिज़। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर दानिश, मैं बात ख़त्म करने से पहले एक बात ज़रूर करूँगा। जी जल्दी, क्योंकि बिल्कुल ख़त्म हुआ है। मेरी सर्विसेज अपने पाकिस्तान के लिए, या क्रिकेट हो या कुछ हो, हमेशा हाजिर हैं जिस वक्त भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन सही जगह पर सही और रिस्पेक्टिवली। एक बात मैं भी कहना चाहूँगा, और वो ये कहना चाहूँगा कि कराची में इस वक्त सियासी बड़ा फुकदान है, और ऐसे लोगों को जिन्होंने कराची को सर्व किया है, जिनमें जमील यूसुफ साहब जैसे लोग हैं और इशरतुल इबाद जैसे लोग हैं, बड़ा नाम है, उनको दोबारा मौका देना चाहिए कि वो कराची को सर्व करें, क्योंकि कराची में इस बड़ा सियासी फुकदान नज़र आ रहा है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।